हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्लास 11th फिजिक्स में वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं। और बच्चों, वेक्टर में सबसे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो पहले वेक्टर 01 बाई गौरव मिश्रा सर्च कीजिए और उसको आप देख लीजिए। इसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं एनालिटिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनालिटिकल मीन्स मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब अगर दो वेक्टर का एडिशन होता है तो उसकी वैल्यू को स्केलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, ये सब आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको समझाया था कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ये वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है, ठीक है, आपको इन दोनों का एडिशन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं बच्चों। करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि पहला काम होता है कि जैसे आपको यहाँ पे अगर a प्लस बी फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पहले a वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये a आपने ड्रॉ कर दिया। फिर आप b वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, a के हेड से b का टेल स्टार्ट करेंगे। मतलब ये है कि अगर a वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो ये कहीं जाएगा b वेक्टर, ठीक है। जितने एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से उसी एंगल पे करना होता बच्चों, ये हो गया b वेक्टर। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बनता है यहाँ पे ये, और इसको हम लोग बोलते थे a प्लस बी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट r। अब इस r की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पता करना है। बच्चों, यहाँ पे दो एडिशन के लॉ आपको समझाए जाएंगे, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बताता है कि इफ टू वेक्टर्स, मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर हैं a एंड b, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या करें, किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर दें। मान लीजिए एक वेक्टर ये a और एक ये b, किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये कहता है जो थर्ड साइड होगी, भाई थर्ड साइड इसमें ट्रायंगल की किधर होगी, ये होगी साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर क्यों भाई, ऐसे लिया तो फिर ऐसे लेना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या लेना होगा, अपोजिट ऑर्डर, ऐसा कुछ, ठीक है। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ द रिजल्टेंट। मतलब अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दी जाए तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों से जो रिजल्टेंट बनेगा वो इसकी तीसरी साइड के बराबर होगा, बट साइड की डायरेक्शन अपोजिट में ली जानी चाहिए। मतलब ये ऐसे तो ऐसे होना चाहिए था, बट रियल में रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट ऑर्डर में, मतलब ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब हमको इस r की वैल्यू को फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड डायरेक्शन ऑफ r। हम सपोज कर लेते हैं कि a वेक्टर b वेक्टर से थीटा एंगल पे था। a वेक्टर क्या था, b वेक्टर से थीटा एंगल पे था, ठीक है। और a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो a है। ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, b है, और r का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बच्चों, r है। हमें यहाँ पे r की वैल्यू भी बतानी है और r की डायरेक्शन भी बतानी है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों,
तो ऐसे इक्वेशन को पाने के लिए, आर की वैल्यू को पाने के लिए हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ये हमने इस साइड पे ड्रा कर दिया, दोनों को इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब सोचिए, हमने आपको समझा रखा है कि लेंथ जो होती है एरो की, किसी भी वेक्टर में जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, उसकी जो लेंथ है वो उसका क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को बताती है। इसका मतलब अगर केवल लेंथ की बात की जाए तो ये वेक्टर कितना बड़ा होगा, ये a मीटर का होगा ना मैग्नीट्यूड। ये कितना बड़ा होगा भाई, ये b। मैग्नीट्यूड केवल बात करें, डायरेक्शन अभी भूल जाओ, ठीक है। ये रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, r होगा। अब एक बात समझ लीजिए कि ये a हो गया, ये b हो गया और ये r हो गया, ठीक है। अगर इन सबको हम पहले तो यहाँ नेमिंग कर दें तो ज़्यादा हमें आसानी से ये रिलेशन मिल सकता है, तो इसको रख दो P Q S T। R क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि R हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, तो दो जगह एक ही लेटर को यूज करने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए कोशिश क्या कीजिए कि जो एक बार आपने यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं करना है। P Q S T, ठीक है। अब बेटा हमारा काम है R को फाइंड करना। हमको ये ट्रायंगल दिख रहा है, देखो PST, ये एक दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा है ना। यहां से R निकल सकता है, बट हमको तो ये डिस्टेंस और ये पता नहीं। तो पहला हमारे पास काम होगा कि हम QS को फाइंड करें, फिर हम ST को फाइंड करें, तब हम इस पूरे ट्रायंगल का यूज कर पाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस ट्रायंगल की पहले प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो यूज कर लेते हैं, तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल QST। कौन सा ट्रायंगल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, QST, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको QS पहले जैसे निकालना है, तो देखिए आपको बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos थीटा का यूज कर लेंगे। इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू बेस मीन्स QS अपान हाइपोटेन्यूज यानी कि QT, ठीक है। यानी कि QS इज इक्वल टू आ गया QT cos थीटा, या कह सकते हैं QS इज इक्वल टू QT की वैल्यू कितनी है बच्चों, B, तो B cos थीटा। ये क्या आ गया, ये QS आ गया, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू हो गया बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज सॉल्व कर लिया। सेम ऐसे अगर हम बात करें साइन थीटा, यहाँ पे निकालते हैं साइन थीटा, तो क्या हो सकता था सोचो। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है ST, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों QT। इसका मतलब यहां से अगर बात करो तो ST क्या आएगी, ये आएगी QT साइन थीटा। सो ST इज इक्वल टू QT की वैल्यू B, तो B साइन थीटा, ठीक है। ये आपका QS निकल आया, ठीक है, ये आपका ST निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने QS और ST को फाइंड कर लिया। अब बच्चों आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है R को फाइंड करना। R को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो R के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन ट्रायंगल PST। ये कैसा ट्रायंगल है PST, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब सोचिए बेस है कितना बच्चों, ये लेंथ है A, ये लेंथ है B cos थीटा, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी A प्लस B cos थीटा। दिस लेंथ विल बी A प्लस B cos थीटा। सो PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, तो PT का मतलब R, PT का मैग्नीट्यूड क्या है R,
तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू PS। PS कितना है भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड है a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ST की वैल्यू क्या है भाई, ST देखिए यहाँ से b साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको जरा ओपन करेंगे तो r स्क्वायर बराबर किसके आएगा, यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर हम इन दो चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें यही क्या मिल जाएगा रिलेशन, ये मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बच्चों देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है आपको मैथ्स में, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, मीन्स r की वैल्यू क्या निकल आएगी यहां से सोचिए, सो द वैल्यू ऑफ r विल बी, क्या बचेगा इधर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इस पूरे का क्या कर देंगे बच्चों, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों हमसे ये भी पूछा जाता है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किससे है, वेक्टर a से डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर, तो क्या डायरेक्शन हमको मिलेगी यहाँ से, तो देखिए ए से डायरेक्शन मिलेगी, अल्फा एंगल निकाल दो पता चल जाएगा, तो ये क्या निकाल सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे tan अल्फा के लिए, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PST, यहाँ लिख भी सकते हो कि फ्रॉम ट्रायंगल PST, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आया देखिए ST, बेस कितना आया है PS, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज ST मीन्स b साइन थीटा, देखिए ये निकल आया था, b साइन थीटा निकला था, यहाँ देखिए, ठीक है, b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर से कितने एंगल पर जाएगा। प्रैक्टिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है हमको, तो पैरेललोग्राम लॉ ये बताता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, मान लीजिए एक ये क्या है पैरेललोग्राम, तो ये लॉ ये कहता है कि इस पैरेललोग्राम की अगर दो साइड किसी भी दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दी जाए, जैसे एक साइड ये हमने रिप्रेजेंट कर दी ए वेक्टर से, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर दी बी वेक्टर से, क्या कहता है, इफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट,
ये डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा और वो क्या होगा, सेम पॉइंट, मतलब कॉमन पॉइंट से पास हो रहा हो। ये नहीं कि ये डायगोनल ले लो, ये नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से नहीं जा रहा, दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, तो इस कॉमन पॉइंट से जाने वाले डायगोनल के बराबर होता है। इट मीन्स ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा और हमको इस रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आर की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस साइड को आगे बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमको भाई चाहिए आर की वैल्यू, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी मान लेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल था ये थीटा था, जबकि जो रिजल्टेंट आया है इसका यहाँ से एंगल, तो इस रिजल्टेंट का ए से एंगल क्या है, ये है अल्फा। ठीक है, अब बच्चों हमारा काम है आर की वैल्यू को बताना और आर की डायरेक्शन को बताना। हम इसके लिए क्या करेंगे, ए साइड को आगे प्रोसीड कर देंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर देंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। जैसा कि हमने आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, में भी बता रखा है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग नॉर्मल ए से लिख लेते हैं, ठीक है, और बी के मैग्नीट्यूड को नॉर्मल बी से लिख देते हैं और आर के मैग्नीट्यूड को नॉर्मल आर से लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ए साइड है इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है। ये तो पता ही हमको, किसी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वेक्टर के जो एरो की ये लेंथ होती है ये उसका क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी, ये ए होगी, ये लेंथ कितनी होगी, ये बी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड होगा, तो ये क्या होगी, आर होगी। ठीक है, हमारा काम इस आर को फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ये वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो नेमिंग करोगे तो कैसे होगी बच्चों, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको हम कह देते हैं P, ठीक है, इसको कह देते हैं Q, इसको कह देते हैं R, तो कह नहीं सकते क्योंकि R यहाँ यूज कर रहे हैं, तो कह देंगे S T और इसको कह देते हैं U। ठीक है, तो P Q S T U। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, आपको R निकालना है तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके R की वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड हो सकती है। तो सेम लॉ ऑफ ट्रायंगल वाला डायग्राम बनता आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, QS निकालेंगे जैसे हम पीछे कर चुके हैं सॉल्व इसको, फिर ST को फाइंड करेंगे, फिर हम R को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब ये वेक्टर B था तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल। तो इसकी जो लेंथ होगी वही तो इसकी लेंथ होगी, मतलब अगर ये B है तो ये वाली भी लेंथ कितनी होगी, ये भी B होगी। अच्छा जब ये B है, अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये साइड इसके क्या है, पैरेलल, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल QST, किससे, QST से। देखिए आप QS फाइंड कर लीजिए, ये कैसे निकलेगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, QS, हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों, B। दिस इंडिकेट QS इज इक्वल टू B cos थीटा। तो QS कितना आ गया, ये आ गया B cos थीटा। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू वी गेट। अब सोचिए आपको ST भी चाहिए, तो ST के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा यूज कर ले तो परपेंडिकुलर निकल आएगा। तो क्या करें बच्चों, ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। दिस इंडिकेट ST इज इक्वल टू B साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए आपने ST की वैल्यू निकाल दी और QS की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको चाहिए भाई क्या, R। सब काम किसके लिए हो रहा है, रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए। तो फॉर वैल्यू ऑफ R वी टेक ट्रायंगल, किस ट्रायंगल से बात करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल PST।
पी एस टी ट्रायंगल से बात कीजिए बच्चों, तो क्या आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इट मीन्स पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पी टी की वैल्यू कितनी है, आर, तो बच्चों आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ये वैल्यू कितनी होगी सोचिए। तो देखो बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ तक ए और ये वाली बी कॉस थीटा, तो दोनों जुड़ेंगे तब तो ये वैल्यू टोटल मिलेगी, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई पी एस की। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस एस टी की वैल्यू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों अगर आपको ये सॉल्यूशन पिछली वाली की तरह है, अगर आपको आ रहा है तो आप स्किप करके आगे देख लीजिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो फिर से देख लें इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया पूरा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म इंटू कॉस थीटा, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों फिर वही बात है कि बी स्क्वायर यहाँ दोनों से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों टर्म से बी स्क्वायर कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा यहाँ से बच्चों आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो इधर आर स्क्वायर था, तो जब आर के टर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक अंडर रूट लगा देंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारी इक्वेशन आ गई, रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। अब रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद अब हम डायरेक्शन देखेंगे रिजल्टेंट की कितनी आती है, किससे, फ्रॉम वेक्टर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर फ्रॉम ए वेक्टर, किससे निकालने जा रहे हैं बच्चों, फ्रॉम ए वेक्टर। तो अब क्या आएगा बच्चों, यहाँ से ये डायरेक्शन आ जाएगी, ये tan अल्फा निकाल दो, है ना, tan अल्फा। तो कहाँ से निकालेंगे, फिर वही इस ट्रायंगल से, ये बड़े वाले ट्रायंगल से 90 डिग्री है। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, मीन्स ये आएगा st अपान ps, या फिर st की वैल्यू पुट कर दो। क्या है बच्चों, देखो ये वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी b साइन थीटा। देखो st की जगह क्या रखा, b साइन थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से b साइन थीटा डिवाइडेड बाई ps। ps कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल फ्रॉम वेक्टर ए। ठीक है, और ये किसका एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल है, कहाँ, वेक्टर ए से। ठीक है, अब इतना करने के बाद बच्चों हम लोग कुछ इसके जो है स्पेशल केसेस की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट। मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए क्या होना चाहिए भाई, सोचो जरा। तो बच्चों ये जो रिजल्टेंट आया है ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 होती है, पता है ना। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि बेस की वैल्यू कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ी नहीं हो सकती, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस बड़ा हो नहीं सकता।
तो डिवाइड करके आंसर कभी 1 से बड़ा मिल नहीं सकता। तो cos थीटा की वैल्यू जब 1 आ जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो बच्चों r क्या मिलेगा, r मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos थीटा की वैल्यू 1 हो गया। जब cos थीटा 1 हो गया, इसका मतलब थीटा कितना है बच्चों, थीटा शुड बी 0 डिग्री between a and b, means a and b should be parallel to each other. In this situation the value of r we get, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। रूट से होल स्क्वायर कटेगा तो r मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b। सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिजल्टेंट for two vectors is when these vectors are parallel to each other and this value will be equal to the sum of these vectors। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं कि फॉर मिनिमम रिजल्टेंट, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास, क्या आएगा, फॉर मिनिमम रिजल्टेंट क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, इसके लिए cos थीटा की मिनिमम वैल्यू ले लीजिए। अब cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। इसका मतलब इस समय जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। जब थीटा 180 हो जाएगा उस समय वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मतलब a अगर वेक्टर इधर है तो b वेक्टर इधर हो, ठीक है, तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। इस सिचुएशन में रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये कितना आएगा मिनिमम वैल्यू, देखिए ये आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू देखो -1। तो r मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मीन्स r मिनिमम विल बी रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। होल स्क्वायर से रूट हटेगा तो वैल्यू ऑफ r मिनिमम विल बी a माइनस बी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी हो जाएगी रिजल्टेंट की। तो बच्चों इस समय जो r मिनिमम आएगा वो क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर आएगा। ये कैसी सिचुएशन है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये बॉडी है, ठीक है, अब इस पर एक फोर्स इधर लगे 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लगे 5 न्यूटन का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा। तो इसका जब रिजल्टेंट निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, a माइनस बी। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री हो गया, यानी कि सीधा सीधा ये a हो गया और ये b हो गया। तो ये हो गया 10 माइनस 5 मतलब 5 न्यूटन का। ठीक है, जबकि यही अगर बॉडी यहाँ पे ऐसे रखी होती, मान लीजिए कि ये बॉडी रखी हुई होती और एक फोर्स इधर यूज करते ये 10 न्यूटन का और एक फोर्स इधर यूज करते ये 5 न्यूटन का। अब आपसे पूछते रिजल्टेंट बताइए, तो जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग जाएंगे तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। और जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो इनका जो रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम होगा उस समय कितना होगा, ये a है और ये b है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी कि 15 न्यूटन। सबसे बड़ी बात है बच्चों कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और वो मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कभी आपको कोई भी दो वेक्टर दे दिए जाएं, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और पूछा जाए इनमें मैक्सिमम मिनिमम क्या पॉसिबल, तो मैक्सिमम के लिए उनको ऐड कर देंगे, मिनिमम के लिए उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है बच्चों कि नेट रिजल्टेंट जो होता है वो इस वैल्यू से इस वैल्यू तक कुछ भी पॉसिबल है। मतलब कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दे दें कि किसी बॉडी पर दो फोर्स लगाए जाते हैं 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का, तो बताइए कि क्या 2 न्यूटन 8 न्यूटन
9 न्यूटन, 15 न्यूटन, 18 न्यूटन। इसमें से इन दोनों का रिजल्टेंट क्या क्या पॉसिबल नहीं है, तो आपको देखना होगा कि इसका मिनिमम रिजल्टेंट इन दोनों का मतलब 5 न्यूटन, मैक्सिमम रिजल्टेंट मतलब 15 न्यूटन। इन दोनों के बीच में जितनी वैल्यू हो वो सारी पॉसिबल हैं, अलग अलग एंगल के लिए सब अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। मतलब ये पॉसिबल है 5 से 15 के बीच है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। ये क्या है, मैक्सिमम से भी बड़ी है तो ये वैल्यू हो ही नहीं सकती इन दोनों का रिजल्टेंट। ये मिनिमम से भी छोटी है तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो यानी कि अगर दो वेक्टर दिए हों उनका रिजल्टेंट कहाँ तक पॉसिबल है, तो मैक्सिमम से मिनिमम तक सारी वैल्यू पॉसिबल है अलग अलग एंगल के लिए, बट उन दोनों के एडिशन से बड़ी या सब्ट्रैक्शन से छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। तो चलिए बच्चों, इसमें केस सेकंड हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, स्पेशल केस सेकंड हम लेंगे कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज सेम, अगर ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बच्चों, सेम हो जाए, मतलब ए इज इक्वल टू बी। इस सिचुएशन में आर की वैल्यू क्या आएगी और ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, इस सिचुएशन में आर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो b की जगह भी क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, बी की जगह भी a कॉस थीटा। ठीक है, सो r विल बी रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सो r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते थे, उसमें से एक है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। जब भी 1 प्लस कॉस थीटा रूट में दिखे तो आप हमेशा ऐसे ब्रेक करके 1 को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, आएगी 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब सोचो क्या आएगा हमारे पास, तो देखो +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 2 जा कितना आ गया 4। सो द वैल्यू ऑफ r विल बी 4 इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ r बिकम्स 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी इस फार्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा, जब a और b दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। इस सिचुएशन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है हमारे पास, ठीक है, ये फार्मूला बीच में यूज किया गया है, याद रखिएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि अल्फा कितना हो सकता है, एंगल क्या हो सकता है रिजल्टेंट का फ्रॉम वेक्टर ए, तो भाई देखिए यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b साइन थीटा। तो b की जगह क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, a साइन थीटा अपान a प्लस b की जगह फिर से a कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और a बाहर आके ऊपर वाले a से कैंसिल हो जाएगा। मीन्स अल्फा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स a साइन थीटा अपान a 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स, ठीक है, a से a तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम साइन 2 थीटा के फार्मूले से ब्रेक करेंगे, तो ये आएगा, जब केवल साइन थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, जबकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यह आएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1।
अब बच्चों हम यहाँ बात करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ पे क्या था 1 प्लस कॉस थीटा की जगह देखिए क्या आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब अल्फा की वैल्यू क्या बचेगी, तो अब अल्फा यहाँ से बचेगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अल्फा इज इक्वल टू बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2, यानी कि ये बचा tan थीटा बाई 2। अब बच्चों tan थीटा बाई 2 बचा है, इसका मतलब tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा बाई 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो इक्वल वेक्टर कहीं पर वर्क करते हैं, ठीक है, ए और बी दो अलग अलग वेक्टर हैं बट वो दोनों क्या हैं, एक उनके मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर पर जाता है। कहाँ पर जाएगा, अगर ये पूरा एंगल थीटा था तो ये किस पर जाएगा, ये जाएगा थीटा बाई 2 पर, तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर से पास होता है, कौन, रिजल्टेंट, ठीक है बच्चों। अब इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, और आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। थैंक यू।